चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर सेल साइकिल को। सेल साइकिल को कैसे डिफाइन करते हैं कि एक सेल डिवीजन से लेकर के और दूसरी सेल डिवीजन तक या दूसरी सेल डिवीजन के शुरू होने तक जितने भी इवेंट्स की सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं बच्चों सेल साइकिल। मैं लिख देता हूं एक बार, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स from the beginning of one cell division up to the beginning of next। तो ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इन्हीं को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इन्हीं को चैप्टर में पढ़ा जाता है कि कौन कौन से इवेंट्स की सीक्वेंस है जो हम सेल साइकिल में पढ़ते हैं। तो पहले ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन बच्चों। उसके बाद सेल साइकिल के इवेंट्स को देखेंगे किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। ये नोट कर लिया सबने? अब वीडियो लैग नहीं कर रही होगी, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लीजिए फटाफट, या क्लास को रिव्यू कर लीजिएगा, इसमें से नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब सेल साइकिल को दो मेजर इवेंट्स में डिवाइड किया गया है। दो मेजर इवेंट्स, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और एम फेज, पहले ये माना जाता था, लोग ऐसा बोलते भी थे कि जो इंटरफेज है ये रेस्टिंग स्टेट है, इसमें सेल कुछ नहीं कर रही, इसमें रेस्ट कर रही है। लेकिन अगर आपने पीछे की क्लासेस मेरी देखी होंगी, हर बार मैं आपको बताता हूं कि जब तक प्रॉपर्टी बढ़ेगी नहीं, है ना, तब तक उसमें बंटवारा नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी को बढ़ाने का जो पार्ट है वो ये है इंटरफेस, इसमें प्रॉपर्टी बढ़ाई जा रही है। आप समझ रहे हैं बात? तो इंटरफेस को अब बोला जाता है स्टेज ऑफ इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा, इंटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इंटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अब ये आपको याद होगा मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले चैप्टर में सब पढ़ते हैं। जितने भी बिल्डिंग अप और ब्रेक डाउन प्रोसेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंटेंस हो रही है, बहुत हाई लेवल पर हो रही है। क्या हो रहा है इसके अंदर? प्रोटीन्स, डीएनए, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सेल ऑर्गेनली ये भी सब डबल हो रहे हैं, ये हमको मालूम है। तो इंटरफेस ये रेस्टिंग स्टेट बिल्कुल नहीं है, इट इज द स्टेट ऑफ इंटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और एम फेज को, एम का मतलब रखा गया यहां पर माइटोटिक फेज, लेकिन हम इसको सीखेंगे बच्चों कि ये फेज ऑफ डिवीजन है। फेज ऑफ डिवीजन, डिविजनल फेज, डिविजनल फेज, ठीक है।
मेरा ये टारगेट रहेगा कि इस क्लास के अंदर कम से कम आप एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार कर लें अपना। वो जितने ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्लास 11th में भी, नीट में भी, सब जगह ये चीज आती है। और मतलब आप ये सोच नहीं सकते, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी आप देखिएगा किस तरीके से वो होते हैं। तो इंटरफेस, स्टेज ऑफ इंटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इसके 3 पार्ट हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। G1 फेज। जी का मतलब रखा गया है गैप, गैप 1 फेज। जी का मतलब गैप। इसके बाद आती है एस फेज। एस का मतलब होता है सिंथेसिस। डीएनए का सिंथेसिस यहां पर होता है, सिंथेटिक फेज। लेकिन खाली डीएनए की बात नहीं हो रही है। डीएनए के साथ साथ जो डीएनए को कॉइल करने के लिए, डीएनए को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने के लिए जो शुरू में प्रोटीन चाहिए होते हैं ना बच्चों, कौन से होते हैं वो? हिस्टोन प्रोटीन। हमें मालूम है, हम ये पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है डीएनए को पैक करने के लिए। वो हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में डीएनए के साथ बनते हैं। यहां पर क्या होता है एस फेज में, कि मान लीजिए अगर डीएनए की 2 कॉपीज हैं, 2C का मतलब 2 कॉपीज, तो इससे 4 कॉपीज बन जाती हैं, 4 कॉपीज बन जाती हैं। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है। ठीक है, तो यहां एस फेज के अंदर डीएनए और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन। बच्चों ये मत भूलना कभी भी, ये कितनी बार पूछा गया है। जब कभी पहले सीबीएसई पीएमटी होता था, या हमारा स्टेट पीएमटी होता था सीपीएमटी, या फिर एआई पीएमटी, ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था, और अब नीट होता है, तो इसके अंदर ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन कहां बनते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए के साथ, हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के साथ यहीं एस फेज में बनते हैं। अदरवाइज हम ये पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि जो G1 फेज है यहां प्रोटीन बनते हैं, और जो G2 फेज है उसमें प्रोटीन बनते हैं, आरएनए भी बनते हैं, है ना। लेकिन एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा। डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो जाएगा, ये मत भूलिएगा बिल्कुल भी। डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो जाएगा, और डीएनए के साथ साथ बच्चों जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये भी बनते हैं। ये आपको किसी हालत में नहीं भूलना है, वरना तो बच्चे ये समझते हैं कि प्रोटीन तो यहां और यहां बन रहे हैं। जो हम दूसरी अब फेज लिखने जा रहे हैं, बल्कि तीसरी, दैट इज G2 फेज, गैप 2 फेज। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इन्हें हम इस नाम से ना बुलाएं, गैप 1, गैप 2। हालांकि अभी तक यही नाम है। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं कि मैं इनके नाम बदल सकता हूं, बट मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जैसे हम होते हुए देखते हैं सेल साइकिल के अंदर, जो बात हम सीखते हैं सेल साइकिल के अंदर, वो क्या सीखते हैं कि अगर किसी साहब का ये मकान है और उनके 2 बेटे हैं, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इतने ही बड़े बड़े कमरे दोनों बेटों को मिल जाएं, तो वो इसके ऊपर पहले एक कमरा बनाएंगे। ये बात हमारे बच्चों को पहले से पता है। एक बेटे से कहेंगे तुम यहां आ जाओ, दूसरे बेटे से कहेंगे तुम यहां आ जाओ, बंटवारा बाद में होगा, है ना। ये बात हम शुरू से पढ़ रहे हैं माइटोसिस में। तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये बोलता हूं बच्चों कि इस कमरे के ऊपर ये कमरा बना, कमरा बनने का जो काम हो रहा था वो हो रहा था इंटरफेज में। तो बजाय हम जी को गैप बोलें, जी को ग्रोथ क्यों ना बोलें, ग्रोथ 1 फेज। हाँ या ना भाई, ग्रोथ तो हो रही है ना। ग्रोथ हुई बिजनेस की, ग्रोथ हुई मकान की, 1 से 2 कमरे हो गए। डीएनए की ग्रोथ हुई, डबल हो गया डीएनए। तो जब बढ़ गया कंटेंट, उसके बाद में उसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के लिए आ गई एम फेज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, कई बार क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन जो यहां से आता है नीट के अंदर, और इससे पहले के एग्जाम्स में आया, बिल्कुल सीधा सवाल होता है कि सेल साइकिल की सही सीक्वेंस क्या है। अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों 1 2 3 4 ये सीक्वेंस हो गई, 1 2 3 4, हाँ ये सही है। कोई बच्चा अगर ये बोले सर 2 3 4 1, ये भी तो सही है। 4 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये भी तो सही है। 2 3 4 1 आ तो गए वहीं। साइकिल का तो यही मतलब है, जहां से शुरू हुई वहां पे खत्म हो गई आकर के। तो ये मतलब नहीं होता कि हम जहां से जाएं वहां से शुरू कर दें। हम ये थोड़ी करेंगे कि इसको 3 4 1 2 कर देंगे, या इसको 4 1 2 3 कर देंगे। नो, वी कैन नॉट डू दिस। ठीक है ना। सही सीक्वेंस क्या है, G1
Sg2 और M, ये है सही सीक्वेंस सेल साइकिल की। G1Sg2M, आप सोच नहीं सकते ये सवाल कितनी बार नीट में या कंपटीशन में प्री मेडिकल टेस्ट में आ चुका होगा। G1Sg2M। अब अगर कोई बोले सर Sg2M G1 भी तो सही है, क्योंकि साइकिल है, जहां से शुरू होगी वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, G2M G1S नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता कभी भी। ये कॉम्बिनेशन आप बना ही नहीं सकते कि आप 2 3 4 1 कर दें, या आप 3 4 1 2 कर दें, या 4 1 2 3 कर दें। नो, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा ऐसे ही 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, क्योंकि शुरुआत कहां से होगी? पहले ग्रोथ होगी, पहले गैप आएगा। तो आपको तो वही लिखना है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, गैप 1 गैप 2। लेकिन दिमाग में ये रखना है कि भाई इंटरफेज में इंटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद तो ग्रोथ होती है, और जब सेल में कंटेंट डबल हो गया तो अब दोनों सेल्स को वो उतना ही दे देगी जितना कि मदर सेल के पास था, राइट। और हम ये जानते हैं कि किसी भी सेल के पास जो क्रोमैटिन होता है, जिससे क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमैटिन के अंदर डीएनए भी है, प्रोटीन्स भी हैं, है ना। तो जो क्रोमैटिन होता है, जो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है, उसका जो अमाउंट किसी भी सेल के पास ओरिजिनल फॉर्म में होता है, इंटरफेज से पहले, एस फेज से पहले या एम फेज के बाद। क्या बोला मैंने? किसी भी सेल के पास, ये रही बच्चों सेल, इस सेल के पास ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमें तभी दिखेगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। इस सेल के पास जो क्रोमैटिन होगा, जितना भी क्रोमैटिन होगा, इस क्रोमैटिन से, ये ओरिजिनल कंडीशन है, इस क्रोमैटिन से वो जो क्रोमोसोम बनाएगी, वो क्रोमोसोम होंगे मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट क्रोमोसोम बनाने का क्रोमैटिन होता है हर सेल के पास, ये नेचुरल कंडीशन है सेल की। अब इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा कि मोनोवेलेंट क्या होता है। वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 3 है, वैलेंसी 4 है। तो हम इसका नाम अगर रख रहे हैं मोनोवेलेंट, तो क्यों कह रहे हैं इसे मोनोवेलेंट? मोनोवेलेंट इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी वैलेंसी 1 है। एक वैलेंसी का मतलब इसके पास यहां से लेकर के यहां तक, ऊपर तक पूरा, ये पूरा एक क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड क्या है? क्रोमैटिड। तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये क्रोमैटिड है या क्रोमोसोम है? ये क्रोमैटिड है या ये क्रोमोसोम है? ये पूरा क्रोमोसोम कह रहे थे अभी तो आप, अब आप कह रहे हैं ये क्रोमैटिड है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक क्रोमोसोम यहां से यहां तक, इसके पास एक ही क्रोमैटिड है, वो भी यहां से यहां तक। तो बच्चे कहेंगे फिर से आप वही बात कर रहे हैं, आप इसे कहिए ये क्रोमोसोम है कि क्रोमैटिड है। तो मैं बोलता हूं बच्चों, ये एक क्रोमैटिड वाला एक क्रोमोसोम है। इस बात को समझिए। आपका कोई दोस्त अपने घर आपको लेकर के गया, आप उसके घर में एंटर हुए, उसने दरवाजा खोला, कहा भाई ये सामने कमरा है, टॉयलेट है, बाथरूम है, किचन है। तो आप कहेंगे बस यही है, तुम तो कह रहे थे घर है। तो कहेगा हाँ भैया, ये मेरा घर एक ही कमरे का है, एक कमरे का एक मकान, 1 BHK, 1 BHK, ये एक कमरे का मकान है। इसको बोल रहे हैं मोनोवेलेंट, एक क्रोमैटिड वाला एक क्रोमोसोम। समझ गए आप? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जो हाथ है वो 5 उंगलियों वाला हाथ है, लेकिन अगर किसी की एक्सीडेंट में 4 उंगलियां खत्म हो गई तो वो क्या कहेगा? मेरे पास सिर्फ एक ही उंगली का हाथ है। तो हाथ तो पूरा है ना, लेकिन एक उंगली रह गई। क्रोमोसोम तो पूरा है बट एक क्रोमैटिड रह गया उसमें। तो एक क्रोमैटिड वाला एक क्रोमोसोम, एक कमरे का एक मकान, इसको बोलते हैं मोनोवेलेंट क्रोमोसोम। तो सेल के पास जो ओरिजिनल कंडीशन होती है, इस बात को भूलिएगा मत, ये सेल साइकिल चैप्टर में सबसे ज्यादा खास बात है जो मैं बता रहा हूं, इसीलिए इतना बता रहा हूं इसके बारे में। क्या
सेल साइकिल चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि किसी भी सेल के पास जो ओरिजिनल कंडीशन होती है क्रोमोसोम बनाने के लिए, या ओरिजिनल क्रोमैटिन होता है उसके पास क्रोमोसोम बनाने के लिए, उस क्रोमैटिन से वो सेल सिर्फ मोनोवेलेंट क्रोमोसोम बना सकती है। लेकिन जब वो सेल इंटरफेस के एस फेज से पास होती है तो उसके डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। अब वो जब डिवाइड करने जाएगी एम फेज में तो उसके पास डीएनए का अमाउंट डबल हो गया था। अब उसके पास जो क्रोमैटिन होगा उससे जो क्रोमोसोम बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बाइवेलेंट। देखो इसे, अब आप इसे क्या बोलेंगे भाई? आप बोलेंगे सर अब ये तो दो क्रोमैटिड वाला एक क्रोमोसोम हो गया। दो क्रोमैटिड हुए कि नहीं यहां पर? एक क्रोमैटिड ये और एक क्रोमैटिड ये। तो सेल, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो तो। अगर आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि जब सेल इंटरफेज में होती है तब उसके पास न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है। और जब सेल एम फेज में जाती है, एम फेज के प्रोफेज में जाती है, तब उसके पास क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमोसोम कब दिखेंगे? जब सेल डिवाइड कर रही होगी। ठीक, अब आप कहेंगे सर हमने तो प्रोफेज हर सेल की देख ली, उसके पास तो प्रोफेज में बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं, अब इसके पास दो क्रोमैटिड हो गए। देखो, अब इस सेल के पास दो क्रोमैटिड हो गए, एक ये वाला हो गया यहां से यहां तक, एक ये हो गया यहां से यहां तक। क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमैटिड दो हो गए, एक हरा एक लाल। तो आप कहेंगे दो क्रोमैटिड वाला एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक ही है, दो क्रोमैटिड वाला, दो कमरों का एक मकान। दो कमरों का मकान एक ही है। एक दोस्त के घर आप और गए, वहां उसने कहा देखो एक कमरा ही है एक कमरा ही है, तो आपके यार तुम्हारे घर में दो कमरे हैं, दो कमरों का एक ही मकान है, मकान एक ही है, कमरे दो हो गए। तो बात को समझ लीजिए कि जब मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल के पास न्यूक्लियस कब दिखता है? जब वो इंटरफेज में होती है। न्यूक्लियस में क्या दिखता है? क्रोमैटिन। जब प्रोफेज में, एम फेज के प्रोफेज में आती है, वो सब देखेंगे आप इस चैप्टर के अंदर, अभी सीख के चलिए। जब एम फेज में आएगी तो सेल डिवाइड करने जाएगी, पहले प्रोफेज में जाएगी तो वहां क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम होंगे बाइवेलेंट। तो आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि सेल के पास जो ओरिजिनल कंडीशन होती है उसके पास इतना क्रोमैटिन होता है कि वो मोनोवेलेंट क्रोमोसोम बना सकती है। बिल्कुल सही बात कही थी मैंने, क्योंकि वो यहां पर थी और जब सेल यहां आई तो उसके पास डीएनए डबल हो गया। अब जो वो क्रोमोसोम बनाएगी तो वो बाइवेलेंट बनाएगी, तो आपको शुरू में बाइवेलेंट ही दिखेंगे। फिर क्या होगा भाई? जब प्रोफेज से मेटाफेज में जाएगी बाइवेलेंट दिखेंगे। जब एनाफेज में जाएगी, जब सेल एनाफेज में जाएगी बच्चों, तो आप देखेंगे कि सेल के अंदर ऐसे करके ये क्रोमोसोम ऐसे पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और ये आ जाएगी पूरी सेल। ये एनाफेज में आप देखेंगे, तो देखिए आप एनाफेज के अंदर कि ये मोनोवेलेंट बन गए कि नहीं बन गए। जस्ट सी दिस, ये चीज आप एनाफेज में इसको नोटिस करिएगा। ये देखो एनाफेज में ये जा रहे हैं, तो प्रोफेज में मेटाफेज में आपको बाइवेलेंट दिखेंगे क्योंकि अमाउंट डबल होके आया था, लेकिन एनाफेज में वो बाइवेलेंट सेपरेट हो जाएंगे। और बाइवेलेंट जब सेपरेट होंगे तो क्या होगा? मोनोवेलेंट बनेंगे। अब इसी क्रोमोसोम को अगर हम यहां देखें, इस वाले को, तो ये आ गया ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ है, ये रहा पूरा। ठीक, इसकी बाउंड्री बना देते हैं व्हाइट से, ये वाला ले लिया हमने, ये पूरा ऐसे आ गया। ठीक, और अंदर इसके हम लोग रेड मटेरियल भर देते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये लीजिए साहब, ये वाला आ गया।
अब एनाफेज के बाद ये जाएगी टीलोफेज में। 4 फेजेस होती हैं एम फेज में, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जब सेल इंटरफेज से एम फेज में जाएगी, यहां इसमें आने के बाद वो पहले जाएगी प्रोफेज में, फिर मेटाफेज में। प्रोफेज और मेटाफेज में हमको बाइवेलेंट दिख रहे हैं। बाइवेलेंट क्यों दिख रहे हैं भाई? बाइवेलेंट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एस फेज से डीएनए का अमाउंट डबल होकर आया है, तो हमें 2 क्रोमेटेड वाला एक क्रोमोसोम दिख रहा है, ये यहां दिखेंगे दोनों। एनाफेज में हम देख रहे हैं ये सेपरेट हो गए, तो एनाफेज में हमको दिख रहे हैं मोनोवेलेंट। और मोनोवेलेंट के बाद अब सेल साइकिल खत्म होने वाली है, टीलोफेज में जा रहे हैं। टीलोफेज में फिर से ये न्यूक्लियस आ जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन आ जाएगा। तो क्रोमैटिन जो होगा वो क्रोमैटिन मोनोवेलेंट का ही तो होगा। अब फिर टीलोफेज के बाद वो सेल फिर से इंटरफेज में जाएगी, ओरिजिनल कंडीशन लेकर के, न्यूक्लियस लेकर के। न्यूक्लियस टीलोफेज में फिर से बन जाता है। तो न्यूक्लियस जो टीलोफेज में बना, जो इंटरफेज में जाएगी सेल टीलोफेज के बाद, सेल डिवीजन के बाद, साइटोकाइनेसिस के बाद, उस सेल के पास मोनोवेलेंट क्रोमोसोम का क्रोमैटिन होगा। यही बात मैंने शुरू करी थी और यही बात घूम करके आ गई हमारे सामने। अब बताइए आप लोगों को यह बात समझ में आई कि नहीं आई? इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अब जो सेल ओरिजिनली टीलोफेज के बाद आई है, साइटोकाइनेसिस के बाद आई है, तो उसके पास जो क्रोमैटिन है वो क्रोमैटिन इतना ही है कि वो मोनोवेलेंट क्रोमोसोम बना सकती है, बनाएगी नहीं, क्योंकि वो इंटरफेज में जा रही है, वहां सिर्फ क्रोमैटिन दिखेगा, क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। ठीक है, बात ये समझ में आ रहा है? और वो एनाफेज में ये खेल हो गया कि बाइवेलेंट से मोनोवेलेंट बन गया। ये खेल एनाफेज में हो गया कि जो बाइवेलेंट हम प्रोफेज और मेटाफेज में देख रहे थे वो एनाफेज में मोनोवेलेंट बन गए। और ये सारी डिटेल हम सीखेंगे, बट अभी सेल साइकिल को समझने के लिए हमको ये तैयारी करनी है कि मोनोवेलेंट क्या है, बाइवेलेंट क्या है, न्यूक्लियस और उसके अंदर क्रोमैटिन क्या है, और वो क्रोमैटिन कौन से क्रोमोसोम बना सकता है, बनाएगा नहीं। बना सकता है, बनाएगा नहीं। क्यों बनाएगा? क्रोमोसोम तो बनते हैं प्रोफेज में, तो वहां पर बनेंगे, वहां पर मोनोवेलेंट की फॉर्म में आएंगे, बाइवेलेंट की फॉर्म में आएंगे, नॉट मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट की फॉर्म में आएंगे। आप समझ रहे हैं बात या नहीं? इसको नोट करिए, कोई डाउट हो तो पोस्ट करिए, बताइए मुझे अभी तक कोई दिक्कत अगर आई हो तो। हाँ बच्चों, तो बताएं अब, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं हम। अभी ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर आपको ये चीजें समझने में दिक्कत हो रही है तो डोंट वरी, क्योंकि जब चैप्टर आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी तो फिलहाल आप इतना देखिए कि हमें एक बेस तैयार करनी है सेल साइकिल को समझने के लिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि कभी भी आपके सामने इसका टेस्ट आ जाता है। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, लेकिन वो इजी चीज इतनी मुश्किल बन जाती है बच्चों कई बार कि हमें समझ ही नहीं आता कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, इतना आसान था, हमसे हुआ नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों को ये आइडिया रहना चाहिए। आते हैं अब एम फेज पर। एम फेज में बच्चों 2 काम होंगे। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कैरियो, कैरियन माने न्यूक्लियस, आपको पता है सबको, कैरियन माने न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा पहले, उसके बाद सेल डिवाइड करेगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, बहुत सारे बच्चों से जब पूछा जाता है कि सेल डिवीजन के 2 मेथड बताओ, तो वो कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन के मेथड नहीं है, ये न्यूक्लियस के डिवीजन के मेथड हैं। ये न्यूक्लियस के मेथड के डिवीजन है। तो कैरियोकाइनेसिस में या तो बच्चों होगा आइदर, या तो सेल जाएगी माइटोसिस में, आइदर माइटोसिस, या तो इधर जाएगी सेल, आइदर माइटोसिस और मियोसिस। इनमें से एक लेगी सेल रास्ता।
तो ये दोनों मेथड हैं न्यूक्लियस के डिवीजन के। कैरी ऑन माने न्यूक्लियस, ये सब बच्चे जानते हैं, हमारे वर्ड मीनिंग जरूर पढ़ते हैं। कैरी ऑन माने न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है यहां पर माइटोसिस और मियोसिस से। माइटोसिस और मियोसिस को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगा। वो तो एक मकान वाले और कमरे वाला और बंटवारे वाला सिस्टम अलग था जो आपको पहले बताया था मैंने, बट और भी तरीके मैं आपको दिखाऊंगा जो आपकी बुक में भी आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी बुक के अंदर दिखना चाहिए हमें, हम बुक को समझें। एनसीईआरटी को समझने के लिए तरीका यह है कि हम आसान तरीके से पढ़ाई कर लें, तो एनसीईआरटी हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। माइटोसिस हो बच्चों या मियोसिस हो, आप समझ लीजिए यहां पर भी चारों फेजेस होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में भी दो पार्ट हैं। मियोसिस में दो पार्ट हैं। मैंने देखिए अभी सवाल क्या पूछा था, टू मेथड्स ऑफ सेल डिवीजन, तो बच्चे कह देते हैं माइटोसिस मियोसिस। ये सेल डिवीजन के मेथड नहीं है, ये तो न्यूक्लियस के डिवीजन के मेथड है। इसका मतलब सेल डिवीजन के भी दो मेथड हैं, सर ने दो पूछे हैं, तो भी मैं आपको बताऊंगा। मियोसिस में दो हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, ये दो हो गए। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या फर्क है, ये जानने के लिए हम ये जरूर जान लें बच्चों कि माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मैंने अभी क्या बोला था, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या डिफरेंस है, ये जानने के लिए हम ये जान लें कि माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि मियोसिस सेकंड में ये लिखा जाता है, मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। तो अगर मियोसिस सेकंड माइटोसिस ही है, तो अगर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में डिफरेंस जानना है तो मियोसिस फर्स्ट और माइटोसिस में डिफरेंस जान लो, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस सेकंड तो सेम है। फिर हमें कैसे ये पता चलेगा कि ये माइटोसिस है और ये मियोसिस सेकंड है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। अगर माइटोसिस और मियोसिस सेकंड सेम है तो हम कैसे बताएंगे कि ये मियोसिस सेकंड है या माइटोसिस है, उसमें भी कोई फर्क होगा ना, नाम अलग अलग रखे हुए हैं, वो भी बताऊंगा मैं कि कैसे पता चलता है। अभी तो ये जान लीजिए कि जो डिफरेंस मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में होगा वही डिफरेंस मियोसिस फर्स्ट और माइटोसिस में होगा, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस सेकंड सेम है, जस्ट लाइक। इसमें अगर मैं बोलूं प्रोफेज पी है, मेटाफेज एम है, एनाफेज ए है और टीलोफेज टी है, तो मियोसिस में भी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये स्टेजेस होंगी। मियोसिस सेकंड में भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और बच्चों टीलोफेज सेकंड, ये यहां भी होंगी। उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल डिवाइड कर रही है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है सेल का, ठीक है ना, तो वो भी दो तरीके का है। देखिए, एक होता है सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड, और ये बच्चों मिलता है प्लांट सेल में। किसमें?
प्लांट सेल, सेल प्लेट मेथड इज सीन इन प्लांट सेल। ये एक तरीका हो गया सेल के डिवीजन का, ठीक। और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं फरो मेथड, और ये एनिमल सेल में मिलता है। ये दोनों हम देखेंगे। फरो मेथड, दिस इज सीन इन एनिमल सेल। देखिए सेल डिवीजन के भी दो मेथड हो गए कि नहीं, बोलिए बच्चों हाँ या ना। सेल डिवीजन के भी दो मेथड हो गए कि नहीं हो गए। तो ये हैं दो मेथड सेल डिवीजन के बच्चों, क्या क्या, सेल प्लेट मेथड प्लांट सेल में और फरो मेथड एनिमल सेल में। अब अगर हम सेल को पकड़ना शुरू करें, ये चार्ट जिस बच्चे के पास है, सेल डिवीजन पर आने वाले बहुत सारे सवाल वो कर सकता है, स्पेशली नीट में सीक्वेंस वगैरह, किसके बाद क्या आएगा। अब अगर इसको हम ऐसे देखें, सबसे पहले आएगी ये इंटरफेज में चला G1S G2। अब उसके बाद या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, है ना। तो माइटोसिस ले लिया, तो G2 के बाद होगी प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। या G2 के बाद होगी मियोसिस फर्स्ट, इसके चारों, फिर मियोसिस सेकंड, इसके चारों। उसके बाद अगर प्लांट सेल है तो ये काम होगा, और अगर एनिमल सेल है तो ये काम होगा, और फिर सेल डिवीजन के बाद वापस इंटरफेज में चली जाएगी। एज सिंपल इट इज। तो इस चार्ट को अपने दिमाग में, अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में फीड कर लीजिए बच्चों अच्छी तरीके से। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये इंटरफेस वाला खेल नहीं भूलना है। मतलब बच्चे पढ़ते ही नहीं एनसीईआरटी से। मैं बोलता हूं यार एनसीईआरटी से पढ़ो भैया, एनसीईआरटी से पढ़ो, देखो क्या क्या बातें G1 में, S में, G2 में लिखी हुई हैं, है ना। हमारी बुक किस लिए दी गई है, हमको पढ़ने के लिए, और हम उसी को पढ़ते नहीं है, राइट। और फिर उसके बाद में ये सब पढ़ के जाते हैं। ये वाला पार्ट सबका स्ट्रॉन्ग है, एग्जामिनर को भी मालूम है कि हर बच्चा माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से पढ़ के आया है, इसीलिए। और बच्चों ने सेल प्लेट और फरो मेथड नहीं पढ़ा, बच्चों ने इंटरफेस नहीं पढ़ी। ये मैं आप अभी लिख के रख लीजिए मुझसे, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे, कितने बड़े धुरंधर हों, लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरफेस में G1S G2 अच्छे से पढ़ के जाते हैं एनसीईआरटी से। वो सेल प्लेट और फरो मेथड अच्छे से पढ़ के जाते हैं, क्योंकि वो आपकी तरह तो है ही हैं। आपकी तरह मतलब उन बच्चों की तरह तो है ही है जिन्होंने माइटोसिस और मियोसिस को अच्छे से समझा है, लेकिन स्पेशलिटी उनकी क्या है कि उन्होंने इंटरफेस को और सेल प्लेट और फरो मेथड को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ा है। हर बच्चे का ये पोर्शन और ये पोर्शन वीक होता है, और सारे बच्चों का ये पोर्शन स्ट्रांग होता है। लेकिन अब जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो इस पार्ट को और इस पार्ट को बहुत अच्छे से करके जाते हैं एनसीईआरटी से। तो आज आप सब लोगों को मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा इस क्लास के अंदर कि आप जब नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलेंगे ऑफलाइन में कभी भी, तो आप मुझे बताएंगे कि सर एनसीईआरटी से G1S G2 और सेल प्लेट और फरो मेथड में जो भी एनसीईआरटी में लिखा है उसके हम मास्टर बन चुके हैं। आप इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए हमसे, क्योंकि ये तो आप इसके तो मास्टर बन ही जाएंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने बेहतरीन तरीके से समझाया है इसमें, लेकिन आप कमजोर रह जाएंगे इंटरफेस में, ये अभी बता रहा हूं मैं। अगर आपने मेरी बात को नहीं समझा तो ईच वन ऑफ यू G1S G2 इसको मास्टरी करनी है, इसकी समझ लीजिए बात। और साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट मेथड, फरो मेथड, इसकी मास्टरी करनी है। मास्टरी का मतलब यू शुड बी मास्टर ऑफ दिस। व्हेनेवर समबडी आस्क कि क्या होता है, कैसे होता है, आप फटाक से बता देंगे कि ऐसा होता है, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस तो हर बच्चा अच्छे से करके जाता है। आई बात समझ में। और इस क्लास को आपको बार बार व्यू करना है, या मैं बोलूं कि रिव्यू करते रहिए इस क्लास को, जब तक भी ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग ना हो। ये चैप्टर पूरा समअप हो गया यहां पर, पूरा, इसके बाहर से कुछ है ही नहीं। दो टॉपिक और हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चे, या टॉपिक हैं जिन पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते। अरे होगा कुछ लिखा हुआ किताब में, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्या इनके सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है लिविंग वर्ल्ड के लिए, सेल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सेल क्यों डिवाइड कर रही है। तो ये चीजें अगर हमने नहीं सीखी, इसका मतलब हमने काम अधूरा छोड़ दिया। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और सिग्निफिकेंस वाला पार्ट, क्योंकि इसके तो सब मास्टर बन जाते हैं। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को, नोट कर लेना इस बात को, और जब आप मिलें सामने बैठें
और आपसे पूछा जाए जरा बताओ, तो आप फौरन बता दिए सर ये होता है। वही तरीका हमारा वाला क्या है कि हम जब भी एनसीईआरटी से कुछ पढ़ते हैं अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, फिर वो हमें याद हो जाते हैं, और फिर जब भी कोई पूछता है उसके बाहर से पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बना लिए, हमने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया उसका। राइट बच्चों, सो विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल राइट, सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।